यूपीएपी मुख्य परीक्षा के लिए भारतीय साक्षर अधिनियम का पेपर हम कर रहे थे 2022 वाला, जिसमें 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 8 हैं टोटल, 5 करने होते हैं। फर्स्ट नेसेसरी है। देखिए, जो बच्चे पहले मेंस दे चुके हैं उनको इस बात की जानकारी है, बट जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान से सुन लें। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में अगर हम आएंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो सुसंगत है, और एक बात याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात आप ध्यान से मेरी सुनना, आप लोग ये मत समझना कि ये प्रश्न जो है पिछले वाले एग्जाम में अगर आ गया है तो इस बार नहीं आएगा, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, जो 18 में भी आया था, 22 में भी आया था। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक ही टॉपिक बार बार रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा भाई, लेकिन सेम तरीके से रिपीट नहीं होगा। उसी टॉपिक को, उसी सेक्शन को नेक्स्ट ईयर अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप ये सोचकर कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें कि ये तो पुराने साल में आ चुके हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे आप प्रॉब्लम देखते हैं तो हो सकता है भाई सेक्शन 6 आप लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 12 आप पढ़ते हैं, सेक्शन 26 आप पढ़ेंगे, कितने सारे लिस्टेशंस इनके अंदर है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस बार मानो सेक्शन 6 से आपका हेतु तैयारी आचरण से एक आपका लिस्टेशन आ गया तो अगली बार सेक्शन 6 नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा भाई। अब आप लोग तैयार हो जाइए कि इस सेक्शन से मेंस में क्वेश्चन बनता है प्रॉब्लम बेस्ड, तो हमको इसे अच्छे से तैयार करनी चाहिए, इसके सारी प्रॉब्लम्स को। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रॉब्लम किस सेक्शन पर डिपेंड करती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो केस पर डिपेंड है, बट देखिए ठीक है, अगर आप लोगों ने ओल्ड केस लॉस वगैरह पढ़ रखे और आपको याद आ रहा है कि ये उस केस पर डिपेंड है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा केस लॉस की स्टोरी हम लोग याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 प्रॉब्लम है, एक आपका थ्योरिकल है। ये कह रही है कि जो सुसंगत है वो आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं होता, यानी कि जो फैक्ट रिलीवेंट होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राह्य हो, किंतु वह सब जो ग्राह्य होते हैं वो सुसंगत है। तो ये बात एक सबसे पहले नॉर्मल आप इस क्वेश्चन का सेंस समझो। यही कहना चाह रहे हैं कि भाई न्यायालय जिन भी तथ्यों को ग्रहण करेगा वो सब रिलीवेंट होंगे, ठीक है, जिनको एडमिशिबल कर रहा है वो सब रिलीवेंट है। लेकिन क्या उस केस में जितने भी रिलीवेंट फैक्ट होंगे सबको क्या एडमिशिबल करेगा? नहीं करता। इसके लिए आप लोगों को एक सेक्शन 141 भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, 141। अब ऐसा क्या है भाई, वो कौन से तथ्य हैं जो रिलीवेंट तो होते हैं लेकिन रिलीवेंट होती, क्योंकि सेक्शन 3 एक बात कह रहा है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में जो साक्ष्य दिया जाएगा वो सुसंगत और विवादक तथ्यों का दिया जाएगा, कोर्ट उनको एडमिट करेगा। लेकिन यहाँ पर तो जो फैक्ट रिलीवेंट हैं उनको कोर्ट एडमिट नहीं कर रहा है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है जो उसको भी मैं आपको बता दूँ हर बार का रिपीटेड है वो भी, ठीक है, विशेषाधिकार संसूचनाएं बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। सेक्शंस आपके 27 से लेकर 36 तक के, यानी कि 127 से आएंगे आपके 136 तक, बिल्कुल ही रटे हुए होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, इसमें अगर मैं ये बात करूँ कि इसमें सेपरेट कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो देखिए इसमें सेपरेट जो आपके आएंगे वो सेपरेट, एक तो 128 आता है आपका, ठीक है, वैवाहिक संसूचनाएं वाला। दूसरा जो आपका इसमें आता है वो 132, इससे प्रॉब्लम आती हैं आपकी जिसमें आपकी विधिक संसूचनाएं दी हुई हैं, ये सेपरेट पूछे जाते हैं। बाकी ये पूरा एक करके आपसे सारा का सारा प्रश्न आता है। और एक 127 हो रहा है जो ये कहती है कि मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश भी कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे, बिल्कुल होंगे। इसमें 2-3 लिस्टेशन है वो भी बहुत ज़रूरी हैं, 132 में भी लिस्टेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये विशेषाधिकार संसूचना अगर पूरा पूछेगा तो 127 से 136 तक का लिखें। और इसमें जो ये 127, 128 और 132 हैं, इसमें अलग से टिप्पणियाँ भी आती हैं। 127 और 132 पर प्रॉब्लम भी आती है। अब आप लोग समझ गए, 128 पर भी प्रॉब्लम आती है, राम भरोसे यूपी का एक मामला है, उससे संबंधित भी काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक के जो फैक्ट है, कम्युनिकेशन है, वो सब रिलीवेंट है, मामले में सुसंगत हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, प्रकटन से संरक्षित है। अगर प्रकटन से संरक्षित है तो कोर्ट उनको एडमिट नहीं कर सकता, देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब नेक्स्ट हमारी 2 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन करना है। पहला देखिए, ए ने एक अपराध का ब्यौरा देते हुए निश्चय पूर्वक कहा। अपराध का ब्यौरा कौन दे रहा है? ए दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए, निश्चय पूर्वक कह रहा है क्या कि बी ने कहा था।
अब यहाँ पर ए जिन बातों का, जिस अपराध का दृढ़ निश्चय होकर बोल रहा है, उसके बारे में उसे खुद से जानकारी नहीं थी, बी ने उस बारे में उससे कहा था। ठीक है, ये बी ने कहा था कि वो गुंडे जो 1 साल पहले मंजू को लेकर भागे थे फिर से आ गए। यानी कि ए ने कुछ भी नहीं देखा, वो केवल बी की बातों के अनुसार कह रहा है और इन लोगों को भाग जाना चाहिए वरना इनकी जान माल एवं सम्मान को जोखिम है। तो क्या यह साक्ष्य ग्राह्य होगा? तो क्या साक्ष्य ग्राह्य होगा? तो देखिए, नॉर्मल सबसे पहले हम हियर से एविडेंस पढ़ते हैं। तो अगर हम एक सिद्धांत तौर पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि स्वर्णिम नियम सर्वोत्तम साक्ष्य। तो सर्वोत्तम साक्ष्य क्या है कि किसी भी मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया जाना चाहिए। सेक्शन 55 भी इस चीज़ को कहता है। कैसा साक्ष्य होना चाहिए भाई? प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बताओ, अगर आप किसी सामने वाले की सुनी सुनाई बातों को अगर कह रहे हो तो वो क्या रिलीवेंट मानी जाएंगी? भाई हियर से एविडेंस बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए ने किसी भी घटना को घटित होते हुए नहीं देखा था, उसने बी की बताई बातों के अनुसार कहा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 साल पहले वाली घटना को आज यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कि वो लोग जो पहले उसको लेकर गए थे वो फिर से वापस आ गए हैं और उन लोगों की जान माल और सम्मान को खतरा हो सकता है। तो यहाँ अब एक चीज़ हम देखते हैं भाई, अगर हम मोस्टली बताएंगे कि ये साक्ष्य ग्राह्य होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मल तो ये हियर से एविडेंस में आएगा। हियर से एविडेंस आपका मान्य नहीं होता, लेकिन यहाँ फिर भी एक ही संव्यवहार के भाग की कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये हमें कहाँ पर रिलीवेंट माने जा सकते हैं? आज के टाइम में आप लोग बताइएगा कि हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन जैसा तो यहाँ पर अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या दिख रहा है? रेस जेस्टी। रेस जेस्टी भी तो है ना भाई, स्वीकृति संस्वीकृति हो गया, रेस जेस्टी हो गया, और आपका जो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, ये आपकी ये कुछ चीज़ें क्या है, ये एक्सेप्शन है, यानी कि इनमें हियर से एविडेंस को वैलिड किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसको किससे कनेक्ट करेंगे? सेक्शन 4 रेस जेस्टी से। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट समस्या पर। अब यहाँ इसको ध्यान से सुनिएगा। ए को, यानी कि जो ए है, ठीक है, इसको हत्या के आरोप में अभियोजन का यह केस कि घटना के दिन अभियुक्त ने धमकी दी थी। पहले नॉर्मल ये समझो कि जो ए है ना, इसने हत्या की है, जिसको लेकर के इसका अभियोजन चल रहा है। ठीक है, ए ने क्या की है? हत्या की है, इसको लेकर इसका अभियोजन चल रहा है। अब यह केस कि जिस दिन ये घटना घटी थी ना, जिस दिन किसकी, जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जिसको लेकर के ए का विचारण चल रहा है, उस दिन घटना के दिन अभियुक्त ने यह धमकी दी थी कि वह ए का सफाया कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर की होता, ठीक है, इन्होंने को लिख दिया है, यहाँ पर हत्या हुई है ए की। ठीक है, ए की हत्या के आरोप में अभियोजन का केस कि घटना के दिन जो है अभियुक्त ने क्या किया? ए को मारने की धमकी दी थी कि वह उसका सफाया कर देगा और फिर अपना भी अंत कर लेगा। ठीक है, अपना भी क्या कर लेगा? अंत कर लेगा। यानी कि जिस दिन ए की हत्या हुई उस दिन ये सारी बातें अभियुक्त ने की थी कि वो उसको भी मारेगा और अपने आप का भी अंत कर लेगा। तो क्या उसका जो स्टेटमेंट है यह अभियुक्त का ए को मारने के बाद, अब अभियुक्त ने ए को मार दिया, धमकी ए को मार दिया और अपने को मारने के प्रयास, मतलब बच गया भाई वो, तभी तो केस चल रहा है, वरना क्या चलता, मामला ही खत्म था। ए को मारने के बाद अपने को मारने के प्रयास के लिए क्या साक्ष्य ग्राह्य है? अब यहाँ पर यानी कि अभियुक्त ने ए को मार दिया लेकिन खुद को मारने का प्रयास उसने किया। अब यह जो ऊपर वाली लाइन थी, क्या यह ए के हत्या के मामले में साक्ष्य के रूप में यूज होगी? क्योंकि यहाँ पर एक्यूज ने किया तो वो है ना, वो खुद को भी मारने की कोशिश कर रहा है और वही स्टेटमेंट उसने किससे कहा था? वही स्टेटमेंट उसने ए से कहा था, ऐसे कहा था। तो यहाँ पर यह जो अभियुक्त का स्टेटमेंट था ऊपर वाला, यहाँ पर साक्ष्य में ग्राह्य माना जाएगा। अब बात है कि भाई ये तो बताओ कि प्रॉब्लम आ कौन कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंग रही है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेक्शन 6 में भी ये आएगा कि वो पहले ही चीज़ की प्रिपरेशन कर चुका था कि वो किसको, ए को मारेगा, और उसके पश्चात क्या थी, वो इंटेंशन बना चुका था। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इंटेंशन भी बनाई, तो इंटेंशन कहाँ वैलिड होगी? सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग होगी, मन की दशा के अंतर्गत, और इस चीज़ को लेकर के उसने प्रिपरेशन भी की जो कि सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि दोनों ही सेक्शंस आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, अब आते हैं अब हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए कुछ टिप्पणियाँ दी हुई हैं, ये देखिए
यहाँ पर आपको 2 टिप्पणियां करनी है, 4 टिप्पणियां दी हुई हैं, 2 करनी है। पहला है साक्ष्य विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, महत्व। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल अब पूछा जा सकता है प्रश्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके ओल्ड लॉज की जगह न्यू लॉज जो ऐड हुए हैं, मतलब जो उनकी जगह प्रतिस्थापित हुई हैं विधियाँ, तो वहाँ पर ज़रूर ऐसा कोई ना कोई प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। और दूसरा यहाँ पर तथ्य की उपधारणा क्या है, एक ये आप इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, क्योंकि प्रेजम्पशन वाला किसी ना किसी रूप में हर साल बदल बदल कर आ रहा है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये हर साल कुछ ना किसी चेंज करके आ जाता है भाई, ठीक है। और ये आप अगर देखेंगे तो ये इसी पेपर में दूसरी बार आ रहा है। पहला वाला जो फर्स्ट नेसेसरी प्रश्न था वो भी तो प्रेजम्पशन को लेकर के था ना, और ये भी किसमें, ये भी प्रेजम्पशन में पूछ रहा है। तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा में अंतर पूछा जा रहा है। तथ्य की उपधारणा क्या है, उपधारणा कर सकेगा। अगर आप मोस्टली देखें तो किस में डिफाइन किया गया है, इसको 2H में डिफाइन किया गया है। और उपधारणा करेगा, विधि की उपधारणा में क्या आती है, उपधारणा करेगा और निश्चयक सबूत। उपधारणा करेगा मतलब सेल्फ प्रिज्यूम सबसे लास्ट में आ रहा है 12 में, और आपका कंक्लूसिव प्रूफ जो है 2C में स्टार्टिंग में आ रहा है क्योंकि C से है। तो यहाँ पर तथ्य की उपधारणा में उपधारणा कर सकेगा और विधि की उपधारणा में उपधारणा करेगा और निश्चयक सबूत, ठीक है। अब यहाँ पर तथ्य की उपधारणा केवल मनुष्य के अनुभवों पर डिसाइड होती है, तर्कों पर आधारित होती है, लेकिन विधि की उपधारणा विधि के तथ्यों पर आधारित होती है। यहाँ पर व्यक्ति के तर्क या अनुभव काम नहीं करते। तथ्य की उपधारणा में कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकता है, वो मान भी सकता है, सामने वाले से कह सकता है भाई तुम साक्ष्य लेके आओ। लेकिन विधि की उपधारणा में क्या है भाई, विधि की उपधारणा में वो मानने के लिए बाउंड होता है। एक कंडीशन में सामने वाला अगर साक्ष्य दे दे तो ठीक है, वो खंडन कर सकता है, लेकिन जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है उसमें वो खंडन भी नहीं कर सकता। ओके, उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट है निर्दोष होने की उपधारणा, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है, प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोष होने की उपधारणा। आगे है नेक्स्ट यहाँ पर रेस जेस्टे। तो रेस जेस्टे भी टिप्पणी आपकी कई बार पूछी जा चुकी है। जो पहली प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई थी, ये भी क्या है आपकी, यहाँ पर इसमें भी रेस जेस्टे आपका शामिल हुआ है, ठीक है। सेक्शन 4 में आपका आ गया है। नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉब्लम पर, क्योंकि ये चीज़ें तो आप यहाँ से कर लेंगे। बात आती है कि इसमें प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं कि ए अपने वकील बी से कहता है। तो अब यहाँ पर देखिए एडवोकेट आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब ये ए कौन है, ये क्लाइंट है। एडवोकेट कौन है, बी है। अब ये ए एडवोकेट अपने वकील बी से कहता है कि मैंने जाली दस्तावेज बनाया है। अभी केवल नकली डॉक्यूमेंट बनाया है भाई उसने, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी पैरवी करें कि ये जानकारी प्रकटन से संरक्षित है। मतलब उसने अभी डॉक्यूमेंट जाली बनाया है, किस लिए, ताकि सामने किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा सके। तो पहले उसको क्लियर कराया अधिवक्ता को, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी हड़पने, उसको नुकसान पहुंचाने, आगे तुम देख लेना। तो क्या ये है ए का जो स्टेटमेंट है कि एडवोकेट बी इसको नहीं बताएगा, इसमें उसको जो है आपका विशेषाधिकार मिला हुआ है संसूचना को प्रकटन से संरक्षित रखने के लिए? तो बिल्कुल नहीं मिला हुआ, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था 132 याद करिए, विधिक संसूचनाएं, मैंने कहा था इससे प्रॉब्लम आती है। तो आ गई आप नीचे देखिए तुरंत आपकी, ये इसमें आप पढ़ेंगे तो ये सिंपल बात कह रहा है कि यदि जो क्लाइंट है वो अपने एडवोकेट से नियोजन के अनुक्रम में, मतलब जो अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा है, उस समय किसी घटना के बारे में कोई बात बताता है, एडवोकेट्स को किसी डॉक्यूमेंट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, या वो अपने क्लाइंट को कोई सलाह देता है, तो जब तक सेक्शन 133 के अंतर्गत जो क्लाइंट है वो खुद ही अव्यक्त सहमति ना दे अधिवक्ता को बताने के, तब तक वो प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन इसमें 2 अपवाद दिए हुए हैं। अपवाद क्या थे भाई, कि एक तो आपराधिक कोई ऐसा काम नहीं करेगा अधिवक्ता, ऐसी बात को संरक्षित नहीं रखेगा जो अपराध को अग्रसर करती हो, या फिर जिसमें प्रविष्टि मामले के बाद में की गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा है ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ये अगर इसमें अधिवक्ता ने एक ही इस बात को प्रकटन से संरक्षित रखा तो वो एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा, मतलब वो अपराध को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर इसकी बात प्रकटन से संरक्षित नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक जज ने एक परीक्षण के दौरान, मतलब एक मामले में परीक्षण कर रहे थे, एक दस्तावेज को देखा और उसको राज्य का दस्तावेज मानकर जब्त कर लिया। देखिए जानकर जब्त किया है, क्या कि वो जानना है कि वो राज्य का डॉक्यूमेंट्स है, ये जानकर उसको जब्त कर लिया। तो क्या उसके कार्य न्यायहित में है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इस तरह की पावर्स 168 जो है
इस किसको, जज को देता है कि किसी भी मामले में सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की बात कर सकता है जो मामले से रिलीवेंट हो, या कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वैलिड होगा। 168 के बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। और फिर एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, 168 टिप्पणी के तौर पर, जैसे ये आते हैं ना इस तरीके से, ऐसे 168 भी आपको टिप्पणी के तौर पर पूछा जाता है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के बच्चे क्वेश्चन ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रॉब्लम अब ज़्यादा लगातार आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर बढ़ती जा रही हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक बैलेंस बनाकर पेपर आता है कि अगर सेक्शन बेस भी हैं और सेक्शन पर अपने अकॉर्डिंग भी डिपेंड की हुई हैं, कुछ सेक्शन में जो लिस्टेशन है उन पर भी डिपेंड है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियोज़ और बनाएं जो UP APO लास्ट टाइम मुख्य परीक्षा में आपके लिए रिलीवेंट हो सकें। थैंक यू।